हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, अपने एसएएस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में दोस्तों चैप्टर 6 जो है हमारा जीएफआर का, उसको अपनों ने स्टार्ट कर रखा था। तो प्रीवियस कुछ वीडियोस में दोस्तों अपनों ने इसके बारे में चर्चा करी है, इसके रूल्स के बारे में, राइट। तो अब दोस्तों आज अपने प्रीवियस वीडियो तक जितनी चर्चा करी थी उससे आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले दोस्तों जो भी अपनों ने पढ़ा है उसको थोड़ा रिवाइज अपने कर लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि क्या पढ़ा था। ये पहले चैप्टर है प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। पहले दोस्तों गुड्स के प्रोक्योरमेंट की बात करेंगे, उसके बाद सर्विसेज की, राइट। तो सबसे पहले इस चैप्टर का बता दिया क्या क्या है। इसके बाद दोस्तों गुड्स की डेफिनेशन दे दी इसने, ठीक है। इसके अंदर जो एक्सक्लूड वाला पार्ट है वो आपको याद रखना है, राइट, ये वाला। और इसको याद करने की क्या ट्रिक है, BPP, ठीक है। बुक्स, पब्लिकेशन और पीरियोडिकल्स जो है लाइब्रेरी के अंदर, वो गुड्स के अंदर नहीं आते, ठीक है। बुक्स, पीरियोडिकल्स और पब्लिकेशंस जो लाइब्रेरी में यूज़ होते हैं उनको एक्सक्लूड किया गया है गुड की डेफिनेशन से, ठीक है। इसके बाद कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल पढ़े अपनों ने रूल नंबर 144 के अंदर, राइट। इसके अंदर कुछ यार्डस्टिक्स अपनों ने पढ़ी। इसके बाद दोस्तों अपनों ने 145 के अंदर अथॉरिटीज़ कॉम्पिटेंट टू परचेज गुड्स, कौन कौन सी अथॉरिटीज़ कॉम्पिटेंट है परचेज करने के लिए सामान को। इसके बाद दोस्तों अपनों ने जो रूल नंबर 149 है, ये इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, ठीक है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ठीक है। इसको दोस्तों कंट्रोल करने वाली, जो रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी है वो है JMSPV। इससे पहले दोस्तों क्या है, DGSND का रोल था, ठीक है। DGSND ने ही जैम को डेवलप किया है, राइट। इसका रिप्लेसमेंट ही जैम है। किसकी सहायता से, MEITY, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, ठीक है। ये अपनों ने प्रीवियस वीडियोज़ में देख लिए थे। तो इसमें दोस्तों 149 के अंदर अपनों ने कुछ बातें पढ़ी। इसके अंदर पढ़ा कि गवर्नमेंट जो जैम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टेब्लिश किया है, ठीक है। किसके पर, प्रोक्योरमेंट के लिए, कॉमन यूज़ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, ठीक है। और JMSPV विल इंश्योर एडिक्वेट पब्लिसिटी, JMSPV का रोल बता दिया। और इसके अंदर दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, द प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय मिनिस्ट्री ऑफ द डिपार्टमेंट विल बी मैंडेटरी, ठीक है। गुड्स और सर्विसेज अगर कोई भी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट खरीदना है तो वो मैंडेटरी रूप से जैम से ही खरीदेंगे, ठीक है। और द क्रीडेंशियल ऑफ द सप्लायर, जो सप्लायर की साख है, क्रेडिट है उसका, वो कौन चेक करेगा, JMSPV। और दोस्तों प्रोक्योरिंग अथॉरिटी जो है वो रीजनेबिलिटी ऑफ द रेट्स को चेक करेगी। इसके बाद दोस्तों 3 नियम अपनों ने पढ़े। अगर जो आपको जैम से सामान खरीदना है तो उस केस के अंदर 25,000 तक का सामान जो है वो आप किससे खरीद सकते हो, जैम से खरीद सकते हो। आपके रिक्विजिट क्वालिटी स्पेसिफिकेशन पीरियड अगर मीट होता हो तो आप सिंपली आप जैम पे जाके खरीद सकते हो, ठीक है। कोई भी सप्लायर अवेलेबल होगा 25,000 तक के सामान का। इसके बाद दोस्तों 25 से लेके 5 लाख तक क्या है, 3 मैन्युफैक्चरिंग और उसके अंदर L1। और इसमें भी आप OB, ऑनलाइन बिडिंग और रिवर्स ऑक्शन का यूज़ कर सकते हो 25,000 से ऊपर और 5 लाख तक। और दोस्तों 5 लाख से ऊपर आपको मस्ट है किसका, ऑनलाइन बिडिंग या रिवर्स ऑक्शन का प्रयोग करना है, ठीक है। और दोस्तों ऑटोमोबाइल्स के केस में ये लिमिट जो है 30 लाख है, राइट। इसके बाद इससे रिगार्डिंग कुछ और बातें पढ़ी अपनों ने जैम के रिगार्डिंग, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अपनों ने क्या पढ़ा, रजिस्ट्रेशन ऑफ सप्लायर के बारे में। इसके बाद डिबार कैसे कर सकते हैं बिडिंग से किसी को, अगर कोई गड़बड़ कर दे, राइट। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर पढ़ी। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर पकड़ा जाए यही, राइट, या फिर IPC का कोई धारा वगैरह लगी हो, तो ये चीज़ें अपनों ने पढ़ ली। तो ये हो गया। अभी इसमें 2 चीज़ें थी। एक तो था इसमें कि अगर कोई गड़बड़ करता है सबसेक्शन 1 के हिसाब से, ठीक है, तो उसको मैक्सिमम 3 साल तक उसको क्या मिलेगी, डिबारमेंट मिलेगा, राइट। ए बिडर डिबार्ड अंडर सेक्शन 1 शैल नॉट बी एलिजिबल इन पार्टिसिपेंट इन ए प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता प्रोक्योरमेंट की प्रोसेस में, कितने साल तक, मैक्सिमम 3 साल तक, ठीक है। और दोस्तों अगर इंटीग्रिटी की बात आ जाएगी, ठीक है, कोड ऑफ इंटीग्रिटी ब्रीच किया है तो उसको क्या है, मैक्सिमम 2 साल तक होगा। 2 और 3 साल, 2 इसके अंदर डेटा है, ठीक है। इसके बाद अपने चलते हैं दोस्तों, कुछ रिवर्स्ड आइटम है, रिजर्व्ड आइटम्स, ठीक है, जिनको KVIC वगैरह से परचेज करना है आपको, ठीक है। जो खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है और MSME के बारे में कुछ बता दिया इन्होंने, राइट। इसके बाद दोस्तों ये पढ़ लिया था अपनों ने 154 भी, कि एक तो हो गया कि जो सामान जैम पे अवेलेबल है आपको जैम से ही खरीदना है। इसके बाद दोस्तों जो सामान जैम पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो और उनको क्या है, आप सिंपल परचेज कर सकते हो विदाउट कोटेशन वगैरह, ठीक है। तो उसकी लिमिट बता दी थी। एक तो हो गया, अब इसका ये 12 नंबर है, ये अपडेट है इसका, ठीक है। 50,000 रुपये तक और 1 लाख रुपये तक कुछ निश्चित मिनिस्ट्रीज़ के लिए, जैसे साइंस 1 लाख फॉर साइंटिफिक इक्विपमेंट एंड कंप्यूटर्स, ठीक है।
इन केस ऑफ साइंटिफिक मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट विच आर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मतलब ये सारे डिपार्टमेंट है, इनकी लिमिट है 1 लाख। तो आप क्या है, विदाउट कोटेशन, विदाउट बिडिंग, ठीक है, बिना कुछ किए आप सिंपल इसको परचेज कर सकते हो। बस आपको एक सर्टिफिकेट देना है कि आई एम पर्सनली सेटिस्फाइड, ठीक है, एक चीज़ ये होगी। दूसरा दोस्तों रूल नंबर 155 के अंदर क्या पढ़ा था आप लोगों ने, उसमें था 25,000, सॉरी इसके अंदर कितना था, 50,000 और 1 लाख, ठीक है, 50,000 और 1 लाख रुपया था। और इसके अंदर दोस्तों ये लिमिट बढ़ जाएगी, ये हो जाएगी 50,000 से, ये लिमिट दोस्तों बढ़ जाएगी 50,000 से ऊपर, ठीक है। और इसमें कितना हो गया, 1 लाख से ऊपर और 10 लाख रुपए तक, ठीक है। ये आप इसमें अमेंडमेंट में पढ़ सकते हो, 50,000 और 1 लाख एंड अप टू 10 लाख, राइट। तो इसके 10 लाख तक इसमें है इन निश्चित मिनिस्ट्रीज़ के लिए। तो आप क्या कर सकते हो, आपको LPP से परचेज करना पड़ेगा, लोकल परचेज कमेटी, जिसके अंदर कितने मेंबर होंगे, 3 मेंबर इसके अंदर होते हैं, ठीक है। मे बी मेड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ ए ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड लोकल परचेज कमेटी, ठीक है, जिसके अंदर 3 मेंबर होंगे, राइट। तो वो कमेटी जो क्या है ये सारा काम करेगी और ये सारी चीज़ें करेगी, राइट। तो ये हो गया 155 नंबर पैरा आपका कंप्लीट। तो यहाँ तक दोस्तों अपनों ने पढ़ लिया था लास्ट वीडियो के अंदर 155 तक, ठीक है। तो रूल नंबर 157 में क्या दिया है, डिमांड फॉर गुड्स शुड नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल क्वांटिटीज टू मेक पीस मील परचेज टू अवॉइड द नेसेसिटी ऑफ द ऑब्टेनिंग द सैंक्शन ऑफ हायर अथॉरिटी रिक्वायर्ड विद रेफरेंस टू द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द टोटल डिमांड, ठीक है। तो इसमें वो स्प्लिटिंग वाला केस आ गया, अगर आपकी टोटल डिमांड 10 लाख रुपए की है तो आप इसको एक साथ परचेज करो, ना कि इसको स्प्लिट कर करके, ताकि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है इसको एक्सपेंडिचर को साइन करने के लिए वो लोअर अथॉरिटी आ जाएगी फिर, क्योंकि 10 लाख की अथॉरिटी बड़ी होगी, ठीक है। और जो मान लो इसको 1-1 लाख करके या 5-5 लाख करके 2 बार खरीदोगे तो लोअर अथॉरिटी से भी काम चल जाएगा उसके सिग्नेचर से, ठीक है। अगला है दोस्तों रूल नंबर 158, ठीक है, परचेज ऑफ गुड्स बाई अपटर्निंग बिड्स, ठीक है, एक्सेप्ट इन केसेस कवर्ड अंडर रूल 154, 55, 156 और 156 तो क्या डिलीट हो गया, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट शैल प्रोक्योर गुड्स अंडर द पावर्स रेफर्ड टू इन रूल 147 अबव बाय फॉलोइंग द स्टैंडर्ड मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग बिड्स इन, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको एक अलग PDF लेके चलता हूँ, उसके अंदर थोड़ा सा आपको बताता हूँ सम अप करके चीज़ों को, ठीक है। फिर अपने वापस इस 158 वाले पैरा पे अपने आएंगे। अब इसमें देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है PDF के अंदर। तो सबसे पहले चीज़ क्या है, रूल अपने ने 147 पढ़ा, ठीक है। उसके अंदर क्या था, डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री जो है उनको फुल पावर दी गई है कोई भी प्रोक्योरमेंट करने के लिए गुड्स और सर्विसेज की, ठीक है। पहले दोस्तों DGSND का रोल था, वो ख़त्म करके अब जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसको सारी पावर डेलीगेट करी गई है, ठीक है, कि आप परचेजिंग कीजिए, राइट। कोई भी सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन इस प्रकार की कोई चीज़ नहीं है, उसकी जगह जैम आ गया, ठीक है। तो उसके अंदर ये बोला गया था, अब उसमें बोला गया था 2 चीज़ें हैं, अगर जैम पर अवेलेबल है सामान तो आपको जैम से परचेज करना है, कॉमन यूज़ गुड्स एंड सर्विसेज के नाम से, ठीक है, उसमें लिखा हुआ था। अगर अवेलेबल है तो जैम से ही भरना है, अगर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, अगर दोस्तों अवेलेबल नहीं है तो भी क्या उनको डिटेल्ड डेलीगेटेड फुल पावर ऑफ प्रोक्योरमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, फिर भी उनको क्या है फुल पावर दी गई है। अगर दोस्तों जैम पर अवेलेबल है तो रूल नंबर 149 के हिसाब से प्रोक्योरमेंट करनी है। सिंपल परचेज कर लो 25,000 तक, 25,000 से लेके 5 लाख तक, 3 डिफरेंट मैन्युफैक्चरर से L1 हो, इसके अंदर OB और RA का भी ऑप्शन भी अपने यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन बिडिंग या रिवर्स ऑक्शन का, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अपने क्या पढ़ा कि जो थर्ड है 5 लाख से ऊपर, उसके अंदर OB एंड RA मस्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ अपनों ने पढ़ी, राइट। अब दोस्तों अगर जो सामान अवेलेबल नहीं है जैम पर, ठीक है, तो इनको डेलीगेट क्या कर दी, फुल पावर कर दी, राइट। तो इसमें दोस्तों 2 केस हैं, अगर फुल पावर डेलीगेट कर दी इनको, मान लो जैम पर अवेलेबल नहीं है सामान, तो फिर ये करेंगे कहाँ से, ठीक है। तो अब दोस्तों 2 तरीके हैं, एक तो ये ऑनलाइन कर ले या दोस्तों फिर ये ऑफलाइन कर ले, ठीक है। जैम पर दोस्तों अवेलेबल नहीं है और अगर इनको ऑफलाइन परचेजिंग करनी है गुड्स एंड सर्विसेज की, ठीक है, तो दोस्तों वो इस हिसाब से करेंगे, ठीक है। ये देखिए मैं बड़ा करके बताता हूँ आपको, ये देखो, ठीक है। रूल नंबर 147 के अंदर दोस्तों क्या बोला, अगर जैम पर अवेलेबल है तो 149 के हिसाब से आप परचेज कर लो, अगर जैम पर अवेलेबल नहीं है तो फुल पावर्स डेलीगेटेड है, तो वो करेंगे कहाँ से, डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री, वो ऑनलाइन या ऑफलाइन करेंगे, ठीक है। तो ऑफलाइन दोस्तों कैसे करेंगे, वो ऑफलाइन कैसे करेंगे, रूल नंबर 154 और 155 के हिसाब से। 154 में क्या बोला था दोस्तों, 50,000 तक विदाउट कोटेशन
आप क्या है परचेज कर सकते हो, और 1 लाख तक क्या है मतलब 50,000 तक तो विदाउट कोटेशन, मतलब 50,000 लिमिट थी सिंपल आपके कॉमन जो आपके सिंपल जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, ठीक है। और 1 लाख किसकी लिमिट थी, कुछ स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज़ की, राइट, जैसे एटॉमिक एनर्जी, ICAR वगैरह थी। तो 50,000 तक सिंपल मिनिस्ट्रीज़ के लिए और 1 लाख कुछ डेफिनेट स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज़ के लिए वो विदाउट कोटेशन विदाउट बिडिंग क्या है परचेजिंग कर सकते हैं ऑफलाइन, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 155 में क्या बोला, अगर इनसे ऊपर की लिमिट है 50,000 से ज़्यादा, 1 लाख से ज़्यादा और 10 लाख तक क्या है उनको जो लोकल परचेज कमेटी है उसके थ्रू करना पड़ेगा, ठीक है। अब दोस्तों एक केस यहाँ पे हो गया। अब ऑनलाइन अगर इनको करना है, ठीक है, सारी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को पावर दी गई है, तो ऑनलाइन दोस्तों जब ये करेंगे तो ये ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल के थ्रू करेंगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स अपनों ने 157 तक देख लिया, ठीक है। तो अब आगे जो 158 जो पैरा है, 158 से लेके आगे तक जो सारा काम है वो दोस्तों इनसे रिलेटेड है, ई प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो अपने दोस्तों डिस्कस करेंगे ई प्रोक्योरमेंट क्या होता है, ई पब्लिशिंग क्या होता है, ई शब्द का क्या मतलब है। अब आपको PDF पे लेके चलता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक अपनों ने पढ़ लिया था 157 तक। अब दोस्तों 158 के अंदर क्या बोल रहा है कि परचेज ऑफ गुड्स बाय ऑब्टेनिंग बिड्स, कि आपको बिड्स लगा के परचेज करना है गुड्स को, ठीक है, एक्सेप्ट इन केसेस कवर्ड अंडर रूल 154 एंड 155, ठीक है, इनको छोड़ते हुए। क्योंकि 154 में दोस्तों क्या बोला था, 154 में ये बोला था विदाउट कोटेशन वगैरह आप चीज़ें कर सकते हो, और 155 में क्या बोलता है लोकल परचेज कमेटी करेगी, ठीक है। तो इन केसेस को छोड़ के बाकी जो भी केस होंगे उसमें अगर आपको प्रोक्योरमेंट करना है गुड्स का, ठीक है, तो उसके अंदर वो रूल नंबर 147 जो है उसकी सहायता से ये वो सारी परचेजिंग करेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने आपको PDF में बताई थी अभी, राइट। तो यही बता दिया आपको कि 154 155 को छोड़ना है, 147 की पावर का यूज़ करेंगे डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री जो हैं वो सारे परचेजिंग करेंगे, ठीक है। तो इसको एक बार दोबारा देखते हैं अपने, परचेज ऑफ गुड्स बाय ऑब्टेनिंग बिड्स एक्सेप्ट इन केसेस कवर अंडर रूल 154 155 एंड 156 तो हटा ही दिया। मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट शैल प्रोक्योर गुड्स अंडर द पावर्स रेफर्ड टू इन रूल 147 अबव बाय फॉलोइंग द स्टैंडर्ड मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग बिड्स, ठीक है। तो कौन कौन से तरीकों से दोस्तों कर सकते हैं ये, एक है एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी, दूसरा है लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी, तीसरा है 2 स्टेज बिडिंग, चौथा है दोस्तों सिंगल टेंडर इंक्वायरी, और पांचवा है इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन। अब दोस्तों ये सब चीज़ें जो क्या है ये जेम पर भी अवेलेबल है। एक चीज़ और आपको बता दूं मैं, ये सारे दोस्तों क्या मेथड है प्रोक्योरमेंट करने के, राइट। ये दोस्तों क्या है मेथड है प्रोक्योरमेंट करने पे, ये सारे जेम पर। और दोस्तों आपका जो ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल जो है CPPP जिसको बोलते हैं, सेंट्रल परचेजिंग प्रोक्योरमेंट पोर्टल, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर उसको विंडो को ओपन करके बताया था, तो ये ऑप्शन जो है इन पर अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। रिवर्स ऑक्शन का, ऑनलाइन बिडिंग का मतलब तरीके हैं ये सारे, ठीक है। ऑनलाइन बिडिंग हो गई आपकी, OB हो गई, उसके अंदर एक तो ऑनलाइन बिडिंग होगी, एक रिवर्स ऑक्शन हो गया, ठीक है। आपका जेम के अंदर पर्टिकुलर ये बता दी कि ऑनलाइन बिडिंग है और रिवर्स ऑक्शन है। अब दोस्तों जो ऑनलाइन बिडिंग होगी तो उसके अंदर जो टेंडरिंग होगी, टेंडरिंग की जो पूरी प्रोसेस होगी, जो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होगा, तो वो किन किन तरीक़ों से हो सकता है वो सारी बातें इसके अंदर बताई गई है, ठीक है। और दोस्तों प्योरली क्या है ये याद करने वाली चीज़ें हैं, इनके थोड़े थोड़े फैक्ट जो हैं अपने याद करेंगे अंदर, ठीक है। एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी आपको कब करना है, मतलब नाम से थोड़ा देखो तो एडवर्टाइज मतलब एडवर्टीजमेंट वगैरह कुछ देना हो सकता है इसमें। लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी मतलब कुछ लिमिटेड लोगों को मिल सकती है। 2 स्टेज बिडिंग कि 2 स्टेज के अंदर बिड होगी। मान लो मुझे कोई सामान चाहिए, मैंने उसकी बिड डाल दी, ठीक है। मुझे 10 लैपटॉप चाहिए, मैंने क्या बिड डाल दी, तो उसके अंदर 2 स्टेज बिडिंग कैसे होगी, पहले उसका टेक्निकल इवैल्यूएशन होगा, उसके बाद उसकी कमर्शियल बिड लगेगी, ठीक है। मान लो कोई भी सप्लायर होगा तो वो पहले किस में आएगा, वो टेक्निकल बिड देगा, साथ साथ उसकी फाइनेंशियल बिड देगा, ठीक है। सिंगल टेंडर इंक्वायरी अलग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन क्या है एक अलग ऑप्शन हो गया। अब दोस्तों मोटा मोटा जो पार्ट है वो चैप्टर का यही है। पहले 149 नंबर रूल पढ़ लिया, 154 155 पढ़ लिया, और दोस्तों ये सारी चीज़ें अपने पढ़ लेंगे तो इस चैप्टर क्या मैक्सिमम काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ से क्या सवाल पूछे गए हैं SS एग्ज़ाम 2023 के अंदर पार्ट 1 के अंदर भी वो क्वेश्चन भी अपने करेंगे, राइट। तो ये चीज़ हो गई। मैं आपको वापस PDF पे लेके चलता हूँ एक बार। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, इसमें यही बोल रहा है ये कि जो रूल नंबर आपका 158 है उसके अंदर यही बोल रहा है कि परचेज ऑफ गुड्स बाय ऑब्टेनिंग बिड्स आपको ऑब्टेन करनी है, ठीक है। तो बिड्स दोस्तों अगर आपको ऑब्टेन करनी है जो आपको पावर 147 के अंदर दी गई थी, तो
या तो आप ऑफलाइन करोगे तो ये सारे नियम लागू होंगे, अगर दोस्तों आप ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल से करोगे, ऑनलाइन करोगे, बिड्स वगैरह आप लगाओगे, तो ये बहुत सारे तरीके आपको मिले हैं, ठीक है, वो परचेजिंग करने के लिए, राइट। तो अब दोस्तों धीरे धीरे अपने पढ़ते हैं आगे उसके अंदर क्या है लिखा हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सारे तरीके हैं जिसमें क्या है बिड्स लगा के आप क्या है सामान परचेज कर सकते हो, ठीक है, इन दोनों को छोड़ के 54-55 में, राइट। किस पे करोगे, रूल नंबर 147 के अंदर जो आपको पावर दी गई थी, ठीक है। 147 की पावर दोस्तों एक बार आपको बता भी देता हूँ मैं। अब ये देखिए रूल नंबर 147 के अंदर आपको पावर दी गई थी, राइट। मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट हैव बीन डेलीगेटेड फुल पावर टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर नॉट अवेलेबल ऑन जैम। जैम पर अवेलेबल होगा तो इसका सारा ले ही लोगे, अगर नहीं है तो आप क्या करोगे, नहीं है दोस्तों तो आप क्या करोगे, ई प्रोक्योरमेंट की तरफ जाओगे, ठीक है। ऑनलाइन, ऑफलाइन जाओगे तो जो आपका जो रूल नंबर आपके 150, जो रूल नंबर आपके दोस्तों कौन से थे 154 और 155 के हिसाब से परचेज कर लोगे। और ऑनलाइन जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल। अब इसके अंदर जो बिड लगाओगे उसके बहुत सारे तरीके हैं, राइट। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई आपको कुछ, ठीक है। तो अपने वापस चलते हैं हमारे पैरा के ऊपर। तो इसके अंदर आगे दोस्तों दिया हुआ है ई पब्लिशिंग, ई प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड कुछ बातें। तो सबसे पहले दोस्तों जहाँ पे भी ई शब्द लगा हो, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। अब कंप्यूटर क्या है दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। कंप्यूटर क्या है फ्रेंड्स, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, मतलब जो भी काम ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें होती है उनके आगे ये ई लगा देते हैं, ठीक है। मतलब जो पेपरलेस काम होगा, राइट, मतलब जो ऑनलाइन होने वाला है सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। अब ई पब्लिशिंग देखते हैं क्या होता है, अब फटाफट इनको पढ़ेंगे अपने। इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये अनिवार्य है सभी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए, किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के। देयर अटैच्ड एंड सबऑर्डिनेट ऑफिसेस, उनके अटैच्ड और सबऑर्डिनेट ऑफिसेस के लिए भी। एंड ऑटोनॉमस स्टैट्यूटरी बॉडी, ऑटोनॉमस बॉडीज़ दोस्तों, और स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, राइट। ऑटोनॉमस मतलब जो स्वायत्त संस्था है, राइट। टू पब्लिश देयर टेंडर इंक्वायरीज, कोरिजेंडा देयर ऑन एंड डिटेल्स ऑफ बिड अवार्ड्स ऑन द CPPP पोर्टल, सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, ठीक है। तो ये दोस्तों मैंडेटरी है सारे मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनके सबऑर्डिनेट ऑफिसेस के लिए, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ के लिए, कि जो भी उनकी टेंडर इंक्वायरी होगी, जो भी उनसे रिलेटेड सारी डिटेल होगी वो किस पे डालेंगे, इस पोर्टल पे डालेंगे, ठीक है, राइट, CPPP पोर्टल पे। अगला आ गया दोस्तों आपका, अगला है सेकंड नंबर पॉइंट क्या है, इंडिविजुअल केसेस वेयर कॉन्फिडेंशियलिटी इज रिक्वायर्ड for reasons of national security would be exempted from mandatory e-publishing requirement। आपको ई पब्लिश करना है सारी चीज़ों के लिए, छोड़ना किसको है, अगर नेशनल सिक्योरिटी का मामला आ जाए तो उसको ई पब्लिश करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मतलब आपको ऑनलाइन कंप्यूटर पे इन पोर्टल पे डालना ज़रूरी नहीं है, CPPP पोर्टल पे, ठीक है, कोई भी टेंडर, राइट। द डिसीजन टू एग्जेम्प्ट एनी केस ऑन द सेड ग्राउंड्स, तो दोस्तों इस पे जो डिसीजन होगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन, कौन से टेंडर को आपको CPPP पोर्टल पे नहीं डालना, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी वाले ग्राउंड पे, तो ये कौन डिसाइड करेगा, शुड बी अप्रूव्ड बाय द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट। तो उस डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री का दोस्तों कौन करेगा, सेक्रेटरी करेगा, किसकी कंकरेंस से, उसका जो कंसर्न्ड FA होगा, फाइनेंशियल एडवाइज़र होगा, ठीक है। पहले बोल दिया मैंडेटरी है, आपको ई पब्लिश करना है, फिर बोल दिया नेशनल सिक्योरिटी, फिर बोल दिया दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी अगर मैटर आता है तो आपको एग्जेम्पशन दी जा सकती है। तो एग्जेम्पशन के लिए किसकी आपको परमिशन चाहिए, सेक्रेटरी की, उस मिनिस्ट्री की, और उसके कंसर्न्ड जो फाइनेंशियल एडवाइज़र होगा उसकी कंकरेंस के साथ, ठीक है। In case of autonomous bodies and statutory bodies, approval of the head of the body with the concurrence of the head of the finance should be obtained in each such case। अगर दोस्तों कोई ऑटोनॉमस बॉडी है या कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी है, संवैधानिक संस्थाएं हैं, तो उसका हेड ऑफ द बॉडी होगा, वो किसकी सहायता लेगा, विद द कंकरेंस ऑफ द हेड ऑफ द फाइनेंस शुड बी ऑब्टेन, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात बता दी। स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन ऑन द नंबर ऑफ केसेस इन विच एग्जेम्पशन वाज ग्रांटेड एंड द वैल्यू ऑफ द कंसर्न्ड कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इंटीमेटेड ऑन ए क्वार्टरली बेसिस टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। और स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि मान लो 10 टेंडर थे, उसमें से आपने 8 को तो पब्लिश कर दिया, 2 को पब्लिश नहीं किया, ठीक है, मतलब ई पब्लिश उनको नहीं किया, तो उस केस के अंदर जो 2 केस होंगे उनकी डिटेल, उनका जो डेटा होगा और कितने वैल्यू उनकी थी, ये सारी बातें जो क्या है आपको डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को बतानी पड़ेगी, ठीक है। अगला है द अबव इंस्ट्रक्शंस अप्लाई टू ऑल टेंडर इंक्वायरीज, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, रिक्वेस्ट फॉर एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट, नोटिस फॉर
pre-qualification registration or any other notice inviting bids or proposals in any form, whether they are advertised, issued to a limited tender, issued to a limited number of parties और to a single parties। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के बता दिया कि सारी जो डिटेल है आपको, ठीक है, टेंडर इंक्वायरी हो, भले रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल हो, रिक्वेस्ट फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हो, ठीक है, मतलब टेंडर आपने डाल दिया, ठीक है, कौन कौन उसमें इंटरेस्टेड है, ठीक है, कौन क्वालिफाइड है, ठीक है, तो सारी डिटेल जो है मतलब आपको ऑनलाइन दिखानी है, ये उसको ई पब्लिश करनी है, राइट। अगला है these instructions would not apply to procurement made in terms of provisions of rule 154 and 55 ऑफ GFR। अब दोस्तों इसके अंदर बता दिया कि 154 में क्या था, विदाउट कोटेशन आप परचेज कर सकते हो 50,000 और 1 लाख कुछ सीमित मिनिस्ट्रीज़ के लिए, ठीक है, और 155 में क्या बता दिया था, 50,000 से ऊपर और 1 लाख से 10 लाख तक, ठीक है, कुछ 1 से 10 किसका था, ये 1 लाख से ऊपर और 10 लाख तक कुछ सीमित मिनिस्ट्रीज़ जो थी, राइट। तो दोस्तों ये क्या था, जेम पर जो अवेलेबल नहीं है, मतलब जो आपको ऑफलाइन परचेज करने के लिए रूल थे वो, ठीक है, तो उनको ई पब्लिश, जो ऑफलाइन ही चीज़ें आपको परचेज करनी है तो उनको ई पब्लिश करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, समझ में आ रही दोस्तों बातें। तो ये हुआ आपका ई पब्लिशिंग के बारे में, मतलब आपको ई पब्लिश करना है। अब अगला देखिए दोस्तों, ई प्रोक्योरमेंट है, ठीक है, ई प्रोक्योरमेंट है। अब एक चीज़ होगी दोस्तों, जेम जो है, एक तो ये हो गया ऑनलाइन आपका परचेज करने का तरीका, ठीक है, ऑनलाइन परचेज करने के तरीके। एक तो हो गया दोस्तों जेम की वेबसाइट, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की, जो कॉमन गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। एक दोस्तों आपके ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल है, जो क्या है, CPPP है, ठीक है, CPPP है। तो अब दोस्तों जो CPPP पे आप काम करोगे, ई प्रोक्योरमेंट जो करोगे, उससे रिलेटेड सारा ताम झाम जो है इसके अंदर बताया गया है, ठीक है। जेम का आपको 149 के अंदर बताई गई थी फाइनेंशियल लिमिट क्या क्या है, राइट। अब इसमें चलते हैं दोस्तों, ई प्रोक्योरमेंट पे क्या क्या बातें इसके अंदर बताई गई है। पहला, इट इज़ मैंडेटरी फॉर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट टू रिसीव ऑल बिड्स थ्रू ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल प्रोक्योरमेंट, ठीक है। तो ये मैंडेटरी है सारी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए कि सारी जो बिड्स हैं वो किसके थ्रू, ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल के थ्रू ही वो रिसीव करें, ठीक है। मान लो आप दोस्तों टेंडर डाल देते हो ई प्रोक्योरमेंट वेबसाइट पे, तो जो भी बिड्स आएंगी, तो ऐसा नहीं है कोई इंडिविजुअल सप्लायर है कि वो आपका ऑफलाइन, भाई मान लो उसको पता तो लग गया टेंडर है, तो वो अपना ऑफलाइन लिफाफा डाल के उसमें बिड्स डाल के अपनी जो भी फाइनेंशियल होगी, टेक्निकल जो भी होगा, वो लिफाफे में डाल के आपको दे दे। ऑफलाइन नहीं चलेगा, ऑनलाइन आपको क्या है, सारी पब्लिशिंग भी करनी है, प्रोक्योरमेंट भी सारा ऑनलाइन करना है, सारी जो बिड्स हैं आपको रिसीव भी ऑनलाइन ही करनी है ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल के थ्रू, ठीक है। अगला है, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट विच डू नॉट हैव ए लार्ज volume of procurement or carry out procurement required only for day-to-day running of offices and also have not initiated e-procurement through any other solution provided so far may use e-procurement solution provided by NRC, ठीक है। तो बता दिया कि भाई कोई मिनिस्ट्री है जिनको ज़्यादा सामान नहीं खरीदना है, ठीक है, डे टू डे रनिंग ऑफिस के लिए कुछ सामान खरीदना है और उन्होंने ई प्रोक्योरमेंट भी अपना कोई पोर्टल स्टार्ट नहीं किया है, तो कोई ई प्रोक्योरमेंट सोल्यूशन है दोस्तों NIC के द्वारा डेवलप किया, वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर बातें बता दी। सेकंड दोस्तों, इसका डिलीट किया हुआ है, ठीक है, पुरानी किताब है उसमें अपडेट कर लेना। अगला इसके अंदर क्या बताया गया है ई प्रोक्योरमेंट के अंदर, इन इंडिविजुअल केस वेयर नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटजिक कंडीशंस कंसिडरेशंस डिमांड्स कॉन्फिडेंशियलिटी, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में एग्जेम्प्ट सच केसेस फ्रॉम ई प्रोक्योरमेंट। कोई भी दोस्तों इंडिविजुअल केस है जहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी का रिलेटेड मामला है या स्ट्रेटजिक कंसिडरेशंस, डिमांड, कॉन्फिडेंशियलिटी, कुछ गोपनीयता चीज़ें रखनी है, आपको गोपनीय रखनी है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट जो है एग्जेम्प्ट है उन चीज़ों से कि आप एक ई प्रोक्योरमेंट मत करो, ठीक है, लेकिन आपको अप्रूवल किसका लेना पड़ेगा, कंसर्न्ड सेक्रेटरी, आपके कंसर्न्ड जो मिनिस्ट्री होगी उसके सचिव का, और कंकरेंस लेनी पड़ेगी उनके साथ साथ फाइनेंशियल एडवाइज़र की, ठीक है। यही चीज़ इसके अंदर थी, जो आप ई पब्लिशिंग करते हैं उसके अंदर भी ये सेम बातें थी, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी। यही इसके अंदर बोल दिया कि ई प्रोक्योरमेंट से आपको एग्जेम्पशन मिल सकती है अगर आप ऐसे काम करते हो, अगर सिक्योरिटी रिलेटेड से मामला हो तो। इन केसेज ऑफ टेंडर्स फ्लोटेड बाय इंडियन मिशंस अब्रॉड, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू डिसाइड द टेंडर में एग्जेम्प्ट सच केस फ्रॉम ई प्रोक्योरमेंट। अगर दोस्तों कोई भी अब्रॉड के अंदर इंडिया का कोई भी मिशन है मान लो, राइट, तो इंडिया के जो भी अथॉरिटी होगी वहाँ पर, ठीक है, वो टेंडर फ्लोट करना चाहती है अब्रॉड के अंदर, ठीक है, जो मिशन वगैरह पे है, तो उसके अंदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि भैया उनको ई प्रोक्योरमेंट करने देना है या नहीं करने देना, ठीक है। तो ये सिंपल सी बातें दोस्तों मेनली याद करने वाली चीज़ें हैं, कोई बहुत ज़्यादा इसमें समझाने वाली बात नहीं है, ठीक है। अगला है, अब ये चीज़ आ गई, अब 4-5 चीज़ें अपने पढ़ी थी, एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी, लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी, 2 स्टेज बिडिंग, सिंगल टेंडर इंक्वायरी और दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन। अब इसके अंदर पहला पॉइंट जो था आपका एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी, ये आ गया, ठीक है।
तो इसके अंदर ये क्या है, 6 पॉइंट है, राइट। तो अब इसमें देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। पहला है एडवर्टाइज एंड इंक्वायरी, मतलब ATE इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हो। सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस इनकॉर्पोरेटेड अंडर रूल 154 155, तो ये तो हो गए आपके ऑफलाइन वाले। 162 आगे आएगा एंड 166 इन्विटेशन टू टेंडर्स बाय एडवर्टीजमेंट शुड बी यूज्ड फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। Invitation to tenders by advertisement should be used for procurement of goods of estimated value of rupees 25 lakh and above। दोस्तों आपको 25 लाख या 25 लाख से ज़्यादा का सामान प्रोक्योरमेंट करना है तो उस केस के अंदर आप एडवर्टाइज्ड टेंडर इंक्वायरी मेथड का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप दोस्तों टेंडर जब इनवाइट करोगे इस प्रोसेस के अंदर तो उसकी एडवर्टीजमेंट आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। दोबारा पढ़ते हैं एक बार। सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस, ये सारे एक्सेप्शन को छोड़ के जो भी आप टेंडर इनवाइट करोगे, ठीक है। इन्विटेशन टू टेंडर्स बाय एडवर्टीजमेंट शुड बी यूज्ड फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, ठीक है। तो आपको एडवर्टाइज देनी है, ठीक है, एडवर्टीजमेंट देनी है टेंडर की। याद क्या रखना है दोस्तों, 25 लाख या 25 लाख से ज़्यादा का जब सामान परचेज करोगे तो इस मेथड को आपको इस मेथड को आपको अपनाना ही है, ठीक है। 25 लाख या 25 लाख से ज़्यादा, ठीक है। ये हुआ आपका पहला नंबर पॉइंट। अब आगे बता दिया कि आपको एडवर्टीजमेंट देनी कहाँ है। एडवर्टीजमेंट इन सच केसेस शुड बी गिवन ऑन CPPP सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, ठीक है। अब ये है कौन सा, eprocure.gov.in। ये आप दोस्तों डालोगे तो आपको मिल जाएगा गूगल पे, मैंने आपको ओपन करके भी बताया था पिछले वीडियोस के अंदर, ठीक है। एडवर्टीजमेंट इन सच केसेस शुड बी गिवन ऑन CPPP पोर्टल एट इस पे या दोस्तों जैम पे। आपको मैंने बताया दोस्तों ऑनलाइन आपको परचेज करना है तो दो तरीके हैं, या तो आप जैम से परचेज कर लो या फिर आप प्रोक्योरमेंट पोर्टल जो है आपका CPPP उस पर परचेज कर लो, ठीक है। तो जब भी दोस्तों आप प्रोक्योर करते हो, प्रोक्योरमेंट करते हो, ऑनलाइन परचेज करते हो तो आपको जब एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी जब करोगे ATE तो उसके अंदर आपको या तो जैम पे या इस पे, मतलब दोनों पे क्या करना पड़ेगा, आपको एडवर्टीजमेंट डालनी पड़ेगी, राइट। एडवर्टीजमेंट इन सच केसेस शुड बी गिवन ऑन CPPP at this pay and on jam। An organization having its own website should also publish all its advertised tender inquiries on the website। जैसे दोस्तों कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन का मान लो, DRDO का मान लो, राइट, या कोई एक्स मिनिस्ट्री मान लो, पर्टिकुलर अपने नहीं लेते, कोई एक्स मिनिस्ट्री है, ठीक है, उसको कोई भी प्रोक्योरमेंट करना है, उसको प्रोक्योरमेंट करना है, ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट करना है, या तो दोस्तों वो जैम से ले लेगा, जैम पर अगर ये अवेलेबल है तो मैंडेटरी उसको लेना है जैम से, ठीक है। अगर दोस्तों उसको प्रोक्योरमेंट करना है तो प्रोक्योरमेंट वेबसाइट पे जाएगा, वो कौन सी है, CPPP, या दोस्तों उसकी पर्टिकुलर खुद की जो वेबसाइट है वो भी तो होगी उसकी, मान लो एक्स मिनिस्ट्री की, तो वो जब टेंडर जो होगा एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी के तहत चीज़ें करेगा तो उसको एडवर्टीजमेंट जो है जैम पर, प्रोक्योरमेंट वेबसाइट पर, और दोस्तों जो खुद की उसकी पर्टिकुलर वेबसाइट है उस पर भी उसको क्या है, ये सारी चीज़ें एडवर्टीजमेंट उसको देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो ये हो गया कि एन ऑर्गेनाइजेशन हैविंग इट्स ओन वेबसाइट शुड ऑल्सो पब्लिश ऑल दिस एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी ऑन द वेबसाइट, ठीक है। अगला चलते हैं दोस्तों। द ऑर्गेनाइजेशन should also post the complete bidding document in its website and on CPPP to enable prospective bidders to make use of the document by downloading from the website। कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों क्या करती है, जिस जो टेंडर डालेगी, ठीक है, उसका एडवर्टीजमेंट डालेगी तो सारे जो डॉक्यूमेंट होंगे, बिडिंग डॉक्यूमेंट, कंप्लीट बिडिंग डॉक्यूमेंट इन पोर्टल्स पे डालेगी, ठीक है, ताकि कोई भी इसको क्या डाउनलोड करके अपनी बिड डाल सके। द एडवर्टीजमेंट्स फॉर इन्विटेशन ऑफ टेंडर्स शुड गिव द कंप्लीट वेब एड्रेस फ्रॉम वेयर द बिडिंग डॉक्यूमेंट्स कैन बी डाउनलोडेड। सिंपल सी बात है, ठीक है, कि जो भी एडवर्टीजमेंट होगी, जो टेंडर इनवाइट अपने कर रहे हैं तो उनको बताना भी तो पड़ेगा कि बिडिंग डॉक्यूमेंट आपको कहाँ से डालना पड़ेगा, ठीक है। अब इसी के अंदर दोस्तों एक पॉइंट है, अब पहला आपने पढ़ रहे एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी, इसके अंदर जो आपका चौथा पॉइंट है उसके अंदर A और B दो चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसमें अंदर ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी भी दी है। ग्लोबल मतलब क्या है, यूनिवर्सल आप चले जाओ, ठीक है, मतलब ग्लोबली आप क्या है टेंडर को डाल सकते हो। मान लो बड़ा सामान है, जैसे एयरक्राफ्ट आपको परचेज करने हैं, तो ऐसा नहीं है कि एयरक्राफ्ट ओनली आप इंडिया के अंदर ही जो आपके CPP पोर्टल से कर लो, ठीक है। आप दोस्तों इस लेवल के अगर आपको टेंडर डालने हैं तो आपको ग्लोबली जो है इसकी इंक्वायरी करनी पड़ेगी, राइट। तो इसमें है वेयर द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट फील्स दैट द गुड्स ऑफ द रिक्वायर्ड क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस मे नॉट बी अवेलेबल इन द कंट्री। अगर दोस्तों देश के अंदर
कोई ऐसा सामान जो है जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है, राइट, और वो अवेलेबल नहीं है देश के अंदर, ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, इट इज़ नेसेसरी टू ऑल्सो लुक फॉर सुटेबल कॉम्पिटिटिव ऑफर्स फ्रॉम अब्रोड। तो उस केस के अंदर आपको क्या करना है, अब्रोड से भी आपको कॉम्पिटिटिव ऑफर्स देखने हैं ताकि आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। द मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट में सेंड कॉपीज ऑफ द टेंडर नोटिस टू द इंडियन एम्बेसीज अब्रोड एज वेल एज टू द फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया। तो जिस भी मिनिस्ट्री को सामान चाहिए, जिस भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट को सामान चाहिए, तो वो अपनी टेंडर की जो कॉपी है वो किसको करेंगे, टेंडर नोटिस टू द इंडियन एम्बेसीज को जो अब्रोड के अंदर है, या कोई भी फॉरेन एम्बेसीज जो इंडिया के अंदर एस्टेब्लिशमेंट है, उनको बताएंगे कि हाँ ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। द सिलेक्शन ऑफ एम्बेसीज विल बी डिपेंड ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिक्वायर्ड गुड्स इन सच कंट्रीज, ठीक है। इन सच केसेज ई प्रोक्योरमेंट एज पर रूल 160 मे नॉट बी इंसिस्टेड, ठीक है। तो अगर दोस्तों ऐसा केस है, ठीक है, तो इसके अंदर जो रूल नंबर 160 के अंदर आपको बताया गया था ई प्रोक्योरमेंट, वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इस केस के अंदर दोस्तों ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी के अंदर ई प्रोक्योरमेंट ज़रूरी नहीं है, आप उनसे क्या कर सकते हो, ऑफलाइन भी चीज़ें ले सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आप ई प्रोक्योरमेंट ही करो। और जो 160 के अंदर जो रूल नियम दिए गए थे, ठीक है, ये सारे, ठीक है, तो ये इस पर क्या लागू नहीं होते अगर वो आप ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी करते हो तो, ठीक है। अगला है नो ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी हाउएवर शैल बी इनवाइटेड फॉर टेंडर्स अप टू ₹200 करोड़। अगर दोस्तों 200 करोड़ तक का मामला है तो आपको कोई भी ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी नहीं करनी है, ठीक है। 200 करोड़ तक का दोस्तों अगर मामला है तो आपको कोई भी ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी नहीं करनी है, राइट। और सच लिमिट एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम टाइम टू टाइम, या कोई अलग लिमिट प्रेस्क्राइब कर रखी है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने, प्रोवाइडेड दैट द टेंडर्स बिलो सच लिमिट इन एक्सेप्शनल केसेस वेयर द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट फील्स दैट देयर आर स्पेशल रीजंस फॉर GTE, it may record its detailed justification and seek prior approval for relaxation to the above rule from the competent authority specified by the Department of Expenditure। अब बोल दिया कि भाई, दोनों ही चीज़ें बोल दी दोस्तों, खुद की बातें कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। पहले तो बोल दिया कि अगर 200 करोड़ तक का मामला है तो आपको ये ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी नहीं करनी है, फिर भी अगर ऐसी कंडीशंस आ जाती है, कोई एक्सेप्शनल केस आ जाएंगे, ठीक है, तो उस केस के अंदर उसका जस्टिफिकेशन डाल के, मान लो 150 करोड़ की है, ठीक है, उस केस के अंदर आपको ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी करनी है, तो उस केस के अंदर भी क्या है, वो चीज़ें करी जा सकती है, राइट। तो जस्ट आपको नॉलेज के लिए याद रखना है, 200 करोड़ से अगर ऊपर है तभी आप ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी करोगे, इससे नीचे भी करी जा सकती है, प्रोवाइडेड दैट ये कुछ शर्तें दी गई है, ठीक है। आपको जस्टिफिकेशन सारी चीज़ें जस्टिफिकेशन वगैरह उसका देना पड़ेगा, ठीक है। अगला है इन ऑर्डर टू प्रमोट वाइडर पार्टिसिपेशन एंड ईज ऑफ बिडिंग नो कॉस्ट ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट में बी चार्ज फॉर द टेंडर डॉक्यूमेंट्स डाउनलोडेड फ्रॉम द बिडर्स। इन ऑर्डर टू प्रमोट वाइडर पार्टिसिपेशन, कि भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, बिडिंग ईज हो, ठीक है। नो कॉस्ट ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट में बी चार्ज फॉर द टेंडर डॉक्यूमेंट डाउनलोडेड बाय द बिडर। तो उस केस के अंदर एक क्या टेंडर, जब भी पहले क्या होता था ऑफलाइन के अंदर, जब आप टेंडर डालते थे तो कुछ टेंडर कॉस्ट आपसे ली जाती थी, थोड़ी बहुत अमाउंट, ठीक है। तो इसके अंदर ये बोल दिया कि भी किसी भी प्रकार की टेंडर डॉक्यूमेंट की जो फीस है आपसे नहीं ली जाती अगर आप डाउनलोड कर सकते, अगर कोई भी बिडर जो है उसको डाउनलोड करता है तो, ठीक है। छठा है ordinarily the minimum time to be allowed for submission of bids should be 3 weeks from the date of publication of the tender notice or availability of the bidding document for sale whichever is later। इसमें दोस्तों बता दिया कि मिनिमम टाइम जो है आपको अपनी बिड सबमिट करने के लिए वो है 3 हफ्ते, ठीक है। जब भी आपका टेंडर पब्लिश हो जाता है, जब भी टेंडर आपने मान लो पब्लिशिंग कर दी, उसकी ई पब्लिशिंग कर दी, ठीक है, तो उसके दोस्तों क्या है, 3 हफ्ते के अंदर अंदर क्या करना है, आपको बिड अपनी डालनी है। ऑर्डिनरी द मिनिमम टाइम टू बी अलाउड फॉर सबमिशन ऑफ बिड शुड बी 3 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द टेंडर नोटिस। टेंडर नोटिस जारी होने के 3 हफ्ते के अंदर अंदर क्या है, आप बिड से डाल सकते हो, ठीक है। फिर द डिपार्टमेंट ऑल्सो कंटेम्पलेट्स ऑब्टेनिंग बिड्स फ्रॉम अब्रोड, द मिनिमम पीरियड शुड बी केप्ट एज 4 वीक फ्रॉम बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन बिडर। अगर दोस्तों डिपार्टमेंट सोचता है कि कोई भी बिड्स अब्रोड से अपने को लेनी है तो मिनिमम पीरियड जो है 3 हफ्ते ना होकर 4 हफ्ते इसके अंदर बताया गया है, ठीक है। तो ये आपको हो दोस्तों एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी, राइट। तो इसमें दोस्तों क्या था, मोटी बात क्या थी कि 25 लाख और 25 लाख से ज़्यादा अगर आपको करना है तो एडवर्टाइज एंड टेंडर इंक्वायरी आपको करनी है। अगला दोस्तों लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका
2 स्टेज बिल्डिंग आ जाएगी, राइट। तो ये अपने दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, थोड़ा सा चैप्टर बड़ा है और कुछ बातें भी क्या है इसके अंदर ज़्यादा है जो आपको याद रखने लायक है, तो इसलिए इसको धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। एक बार दोस्तों ये कंप्लीट हो जाएगा तो 7वां और 8वां चैप्टर जो क्या है बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, हम इजीली उनको कवर कर लेंगे, राइट। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पर रैप करता हूँ। वीडियो को लाइक करें, कमेंट दोस्तों जरूर से करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।